आप हम चुप रह नहीं सकते, आप हमारा अधिकार की चीज़ नहीं है। कहीं विचार को हम चुप नहीं करा सकते। यदि करा सकते हैं तो कहाँ होता है? समाधि में होता है। मैं स्वयं देखा हूँ, समाधि में होने के बाद उस आदमी का कोई उपयोग नहीं है। जब विचारे नहीं तो कहाँ उपयोग कहाँ से होगा? ऐसा हो जाती है। तो अस्तित्व में गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मने धूप है ना, घास, भूस और लोहा, कंकड़, पत्थर और मणि, माणिक, सबका उपयोग है, एक दूसरे के पूरक है। मनुष्य होकर के पूरक ना हो, ये कैसा होगा? ये सोच को यदि अपन मूल्यांकन करेंगे तो ये प्रकृति विरोधी हो गए। चुप होना माने प्रकृति विरोधी हो गए, नियति विरोधी हो गई, विकास विरोधी हो गई और जागृति विरोधी हो गई। चारों विधा से विरोध हो गया। और विरोध में समस्या पैदा होगा कि समाधान पैदा होगा? विरोध में सतत एक समस्या ही पैदा होगा। यही हुआ। क्या उसका दृष्ट फल क्या हुआ? तो हमारे देश में जितने भी लोग इसमें समाधि के लिए प्रयत्न किया, पुरुष जाति ने किया, महिला भी किए हैं, इतिहासों में लिखा हुआ है किसी किसी का नाम, किंतु जितना संख्या में पुरुष जाति ने प्रयत्न किया उतना संख्या में महिला जाति ने नहीं किया। ये भी आकलित होता है। तो इन सारे प्रयोग मैंने समाधि का गवाही देने की बारी जब आई, कुछ लोगों ने गोलमोल विधि से समाधि की गवाही दी भी है, किंतु मैं समाधि पा गया हूँ, समाधि का यही फलन है, मैं इसका प्रमाण हूँ, ऐसा बोलना बना नहीं। ठीक हो गए। अब उसके बाद अवतारी पुरुष आ गए, अवतार वाले बात आ गए। अवतार में मनुष्य के जो जितने भी दस्तावेज है, मनुष्य की अंतिम कल्पनाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश की, शुभ के लिए किया है, किंतु शुभ घटना हुआ नहीं। मतलब शुभ घटना का मतलब तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व ये प्रमाणित नहीं हुई। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित नहीं हुई। हर मनुष्य समझदार हो गए, इस बात का सत्यापन भी हर मनुष्य करने योग्य हुआ भी नहीं। परंपरा में समझदार हो गए बिना ये बात सुख, शांति, संतोष होने वाली बात भी नहीं आती है। ये चीज़ को हम ध्यान में रख कर के हम असफलता की बात कह रहे हैं। और इसके विपरीत जो भौतिकवाद के अनुसार जिसको अमन चैन के बारे में बात कहा, तो संग्रह सुविधा को, उससे तो बात बना नहीं, वो भी हम असफलता की कगार में आ गए। अब तो असफलता को गिनाने की तो और कोई ज़रूरत भी नहीं है। सफलता का जो बात आती है वो मानव संचेतना से ही आती है। सफलता की बात, उसका सफलता का जो स्रोत है मानव संचेतना में ही रखी है। मानव संचेतना कहाँ रहता है? जीवन में रहता है, शरीर में नहीं रहता है। तो आपने जैसे बुद्धिमान मेधावी व्यक्ति की नाम दिया, फ्राइड नाम की व्यक्ति को, उनको जीवन से लेन देन है ही नहीं। उनको कब लेन देन रहा भाई? उनके व्याख्या में कहीं भी जीवन से लेना ही नहीं है। काम वासना से पीड़ित होने ही जीवन मानता है वो। यदि यही सच्चाई वो पहले से कुत्ता बिल्ली में हो चुकी, मनुष्य की कौन सा जरूरत पड़ी थी? नीति में इससे भिन्न प्रकार की, जीव कोटि से भिन्न प्रकार की वस्तु को बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसा पूछा जाए तो इसका कोई लक्ष्य भी भिन्न है। ये एक तर्क, सामान्य तर्क निकलती है। वो भिन्नता क्या है पूछा तो उसमें ये निकल गया, सुखी होना। ठीक है, सुखी होने के लिए समाधानित होना, सीधा बात। समाधानित हुए बिना सुखी होना, ये 700 करोड़ आदमी एक भी आदमी प्रमाणित नहीं करेगा। समाधान के साथ ही समृद्धि होगी। समाधान को छोड़ करके हम समृद्ध हो जाएं, ये होगा नहीं। समाधान के बाद विपन्नता रहेगी, ये भी नहीं होगा। सर्वतोमुखी समाधान के बाद विपन्नता बनी रहेगी, ये भी नहीं होगा।
समाधान के बिना हम समृद्ध हो जाएंगे, ये उछकने अलावा कुछ नहीं। जितना उछकेगा उतना ही गिरेगा। ये तो पता ही है, आपको पता है, हमको पता है, दोनों को पता है। इसीलिए इस पर अपने को विचार करने की ज़रूरत है। इस पर विचार करने पर हमें जो समझ में आई, मानव संचेतना का संपूर्णता जो होता है, यह व्याख्यायित हुआ है, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में व्याख्यायित किया है, संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता। संज्ञानशीलता में दो चीज़ होती है, जानना, मानना। संवेदनशीलता में दो चीज़ होता है जीवन में, पहचानना, निर्वाह करना। तो संवेदनशीलता का जितने भी प्रयत्न हैं, प्रवर्तन है, वो इंद्रिय मूलक विधि से होता है, जिसको इसी दस्तावेज में आपको काफ़ी अच्छे ढंग से स्पष्ट करने की कोशिश की है। इंद्रिय संवेदना के मूलक जितने भी हम प्रवर्तन हैं, वो सबका सब क्या होगा? संवेदना मूलक ही हुआ, संवेदनशीलता मूलक ही हुआ। वो इंद्रिय संवेदना के आधार पर जितने भी हम निर्णय करते हैं, वो सामयिक ही होगा। जैसा हमको खाना खाना बहुत अच्छा लगता है तो खाते ही रहे, ऐसा होगा ही नहीं। सोते ही रहे, सोना अच्छा लगता है, सोते ही रहे, ऐसा भी ठीक हो नहीं सकती, ठीक है। या हम ऐसा करें, हम जो सदा हम सुनते ही रहें, ये भी नहीं होगा। सदा कोई चीज़ को सूंघते रहें, ये भी नहीं होगा। तो कहने की मतलब, कोई इंद्रिय व्यापार में ऐसा, पांचों ज्ञानेंद्रियों में ऐसा कोई क्रिया नहीं है जिसको हम सतत एक साथ ले जाएं। उसमें बारंबार बदलाव आवश्यक है। बदले बिना कोई आदमी निरंतर किसी भी इंद्रिय व्यापार में लिप्त नहीं हो सकता। ये कहीं के लिए रख दिया भाई, ये कहीं के लिए आ गए झंझट, ये दीवार कहीं के लिए आ गया, ऐसा पूछा जाए कि मानव को संज्ञानशीलता की ओर प्रवर्तित होना है। इसीलिए ये व्यवस्था है। ये कितना शुभद है। इसमें यदि निरंतरता होता तो आदमी को क्या जरूरत है, ठीक है। इसीलिए शुभद है ये। तो इसकी भंगुरता मानव जागृत होने के लिए घंटी है, मानव जागृत होने के लिए ये चेतावनी है, मानव जागृत होने के लिए ये प्रेरणा है, मानव जागृत होने के लिए ये दिशा है, मानव प्रेरित होने के लिए ये आशावादिता है। इतना चीज इसमें से उद्गमित हो मेरे लिए। भला या आपके लिए कब उद्गमित होगा, कब आप इसका सत्यापित करेंगे, आप ही सोचेंगे। इसका दायित्व आप ही की है। मेरे लिए ये सब आ गए, ये सब आ गया तो हम रोमांचित होना स्वाभाविक रहा। स्वाभाविक है भाई, ये अपने आप में कितना व्यवस्थित बात है। थोड़ा सा विचारशील होने से आदमी तो ये आगे विचार किया ही जा सकता है। ऐसा बना, उसके आधार पर ही हमने ये जो कुछ भी प्रयोग किया, जो कुछ भी किया, उसके बाद ये स्पष्ट हो गई कि संवेदनशीलता भंगुरशील है। तो हम निरंतर सुख चाहते हैं। संवेदनाओं के योग संयोग में हम सुख को भासते भी है, इसमें दो राय नहीं है। सुख भासता है, सुख की आभास, प्रतीति, अनुभूति होना है, वो होता नहीं है। हम सुख की अनुभूति के लिए तरसे पड़े हैं। हमारा प्यास जो है सुख की अनुभूति है। सुख अनुभव के बिना होता नहीं, अनुभव निरंतर होता ही है। अनुभव कहीं भी भंगुर होता नहीं है। इस आधार पर सुख की निरंतरता के लिए ये आवश्यक था। ये संवेदनाओं में भंगुरता की आवश्यकता सहज रहा। सहज विधि से ये व्यवस्था नियति विधि से प्रदत्त है।